जरा सोचे, रामलीला का एक मंच है, चारों तरफ रोशनी और एक नौजवान की आवाज पूरे माहौल में गूंज रही है। उसकी आंखों में ना एक अलग ही आग है और उसके हर शब्द में गुस्सा। वो बस एक किरदार निभा रहा है, पर किसी को क्या पता था कि कुछ ही दिनों में मंच का ये नाटक एक ऐसी खौफनाक हकीकत में बदलने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये है 21 साल का अक्षत सिंह, परशुराम का किरदार निभाते हुए। उसे हमेशा से ही ना ऐसे किरदार पसंद थे जिनमें गुस्सा हो, ताकत हो, जैसे रावण, मेघनाद या फिर परशुराम। और जब वो मंच पर होता था तो वो सिर्फ अक्षत नहीं रहता था, वो अपने किरदार में इतना डूब जाता था कि देखने वालों को भी लगता था कि शायद ये गुस्सा, ये नफरत सब कुछ असली है। और शायद वो गुस्सा वाकई असली था, क्योंकि मंच पर यह डायलॉग बोलने के कुछ ही दिन बाद अक्षत असल जिंदगी में एक ऐसा किरदार निभाने वाला था जो इतिहास के सबसे क्रूर किरदारों को भी शायद शर्मिंदा कर दे, एक कातिल बेटे का किरदार। तो चलिए इस कहानी के पर्दों को एक एक करके हटाते हैं और उस सच को देखते हैं जो एक परफेक्ट, एक आदर्श परिवार की तस्वीर के पीछे कहीं छिपा हुआ था। देखिए, बाहर से देखने पे ना सह परिवार की जिंदगी बिल्कुल किसी सपने जैसी लगती थी। पिता मानवेंद्र सिंह एक कामयाब बिजनेसमैन, जिनकी कई पैथोलॉजी लैब्स और शराब की दुकानें थीं। समाज में एक बड़ा नाम था, हर कोई इज्जत करता था। बेटा अक्षत, बेटी कृति, मतलब एक खुशहाल, संपन्न और सम्मानित परिवार की वो पूरी तस्वीर जिसे हर कोई पाना चाहता है। पैसे की कोई कमी नहीं, समाज में रुतबा, सब कुछ तो था। लेकिन ये सपनों का महल एक ही रात में ढह गया। 20 फरवरी की सुबह मानवेंद्र सिंह अपने ही घर से गायब हो गए। 20 फरवरी की सुबह जब मानवेंद्र के दोस्तों ने उन्हें फोन किया तो फोन बंद आ रहा था। अक्षत ने बड़ी ही आसानी से सबको बताया कि पापा सुबह सुबह दिल्ली के लिए निकल गए हैं, कोई जरूरी काम आ गया था। और बस यहीं से शुरू हुआ एक बेटे का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक अभिनय। अगले 48 घंटों तक वो एक परेशान बेटे का किरदार इतनी शिद्दत से निभाता रहा कि किसी को भी उस पर शक तक नहीं हुआ। और जो बात वाकई हैरान कर देती है वो है उसके धोखे का लेवल। सोचिए, उसने अपने पिता को ढूंढने के लिए मानवेंद्र मिसिंग ग्रुप नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना डाला। उस पर भावुक मैसेज पोस्ट किए, पापा आप जहां भी हो लौट आओ, कृति और मैं आपको बहुत याद कर रहे हैं। उसने 135 से ज्यादा फोन कॉल्स किए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबसे मदद मांगी। वो काम कर रहा था जो एक परेशान बेटा करता है। ये एक सोची समझी, बिल्कुल ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग थी। लेकिन झूठ का ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चल सका। पुलिस की जांच का जाल जैसे जैसे कसता गया, अक्षत के इस अभिनय की परतें एक एक कर उधेड़ने लगी। सबसे पहला सुराग मिला सीसीटीवी फुटेज से। मानवेंद्र सिंह घर के अंदर आते तो दिखे थे, लेकिन बाहर जाते हुए कोई फुटेज ही नहीं थी। दूसरा, उनके फोन की लास्ट लोकेशन घर से 22 किलोमीटर दूर काकोरी में मिली। अब अक्षत तो कह रहा था कि वो दिल्ली गए हैं, लेकिन सबूत वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। सवालों का दबाव बढ़ा और आखिरकार वो टूट गया। उसने परिवार के वकील के सामने जो सच बताया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। 20 फरवरी की सुबह जब उसके पिता और उसकी 17 साल की बहन कृति सो रहे थे, अक्षत जागा हुआ था। उसके दिमाग में सालों से पल रहा गुस्सा उबल रहा था। उसने अपने पिता की लाइसेंसी राइफल उठाई, उनके सिर पर रखी और गोली चला दी। गोली की आवाज से उसकी बहन कृति की नींद खुल गई। अपने पिता को खून में लथपथ देख के वो सन रह गई और बस इतना ही बोल सकी, भैया मम्मी नहीं है और अब तुमने पापा को भी मार दिया। अक्षत ने उसे भी जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया। इसके बाद जो हुआ वो क्रूरता की सारी हदें पार कर गया। 110 किलो के शरीर को ठिकाने लगाना आसान नहीं था। उसने लाश को बाथरूम में घसीटा, बाजार से बड़े चाकू, पॉलीथीन और तारपीन का तेल खरीद कर लाया। उसने अपने ही पिता के शरीर के कई टुकड़े किए, उन्हें पॉलीथीन में पैक किया और पूरे लखनऊ शहर में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। धड़ को उसने घर के ही एक नीले ड्रम में छुपा दिया और खून के हर एक दाग को मिटाने की पूरी कोशिश की। ये सब कुछ उसने अकेले किया, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे उलझे हुए सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर क्यों एक बेटा अपने ही पिता का इतना बड़ा दुश्मन आखिर कैसे बन गया? इस एक सवाल के ना दो बिल्कुल अलग अलग जवाब सामने आए। एक तरफ अक्षत ने पुलिस को बताया कि उसके पिता उस पर डॉक्टर बनने के लिए जबरदस्त दबाव डाल रहे थे। वो नीट की तैयारी नहीं करना चाहता था, वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। और जब पिता ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने ये कदम उठा लिया। लेकिन दूसरी तरफ परिवार और दोस्तों ने इस कहानी को सिरे से खारिज कर दिया।
उनका कहना था कि अक्षत इकलौता बेटा था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी, उस पर कभी कोई दबाव था ही नहीं। तो फिर सच क्या था? दबाव की कहानी या लाड प्यार में बिगड़े एक बेटे की कहानी? इस सच को समझने के लिए हमें उस परिवार की नींव में पड़ी उन दरारों को देखना होगा जो सालों से इस खुशहाल दिखने वाली इमारत को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थीं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अक्षत सिर्फ 11 साल का था। उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। अब ये एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है, लेकिन इस सदमे को कुछ रिश्तेदारों ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने बच्चों के मन में, खासकर अक्षत के मन में धीरे धीरे ये बात भरनी शुरू कर दी कि उनकी मां की मौत के जिम्मेदार उनके पिता हैं। ये एक धीमा जहर था जो 10 साल तक अक्षत के जहन में घुलता रहा। और इस जहर का असर दिख भी रहा था। ये संकेत थे एक के बाद एक आने वाली चेतावनियां। 18 साल की उम्र में अक्षत घर से भाग गया था और एक चिट्ठी छोड़ गया कि वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता। कुछ समय बाद घर से पैसे और गहने चोरी हुए और शक उसी पर गया। ये सब घटनाएं चीख चीख कर कह रही थीं कि उस लड़के के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है, लेकिन शायद किसी ने उन आवाजों को सुनने की कोशिश ही नहीं की। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। हत्या से ठीक एक दिन पहले पैसों को लेकर बाप बेटे में जबरदस्त झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि मानवेंद्र ने अक्षत को थप्पड़ मार दिया और गुस्से में अपनी राइफल उसी पर तान दी। वो थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं, शायद अक्षत के आत्मसम्मान पर पड़ा था। सालों का बबा हुआ गुस्सा, वो नफरत और वो जहर, सब कुछ उस एक पल में बाहर आ गया। और शायद उसी पल उसने फैसला कर लिया था कि अब ये कहानी खत्म होगी। ये घटना सिर्फ एक बेटे द्वारा अपने पिता की हत्या का मामला नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक चेतावनी है उन सभी परिवारों के लिए जो बाहर से तो खुश और परफेक्ट दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। ये केस आदर्श परिवार के भ्रम, मतलब द परफेक्ट फैमिली इल्यूजन का एक बहुत ही डरावना उदाहरण है। एक ऐसा भ्रम जहां सब कुछ परफेक्ट दिखता है, पैसा है, समाज में नाम है, लेकिन घर की दीवारों के अंदर कोई एक दूसरे से बात करने वाला नहीं है। जहां भावनात्मक जुड़ाव की जगह पैसों ने ले ली है। मानवेंद्र सिंह अपने बच्चों की हर मटेरियल जरूरत पूरी कर रहे थे, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि बच्चों को पैसों से ज्यादा अपने माता पिता के समय और उनकी समझ की जरूरत होती है। तो इस पूरी दर्दनाक कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? पहली बात, चेतावनी के जो संकेत होते हैं उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरी, बच्चे की जरूरतें पूरी करना और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तीसरी, सालों तक दबाया गया गुस्सा और नफरत एक दिन ज्वालामुखी बनकर फटता ही है। और सबसे जरूरी बात, एक टूटे हुए कमजोर परिवार में बाहरी लोगों का घोला हुआ जहर बहुत आसानी से फैल सकता है, जो रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक परिवार में बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और उसका नतीजा इतना भयानक होता है, तो क्या इसका दोष सिर्फ उस एक इंसान को दिया जा सकता है जिसने गोली चलाई, या फिर ये उस पूरे परिवार, उस समाज की एक सामूहिक विफलता है? इस पर सोचिएगा जरूर।